प्रिय छात्र छात्राएं और मेरे सम्मानीय प्राध्यापकगण, मध्य प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा विभाग की इस महत्वाकांक्षी योजना वर्चुअल क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर महेंद्र सिंघई, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य विभाग, शासकीय गीतांजलि स्वशासी कन्या महाविद्यालय भोपाल से हूँ। आज मैं बीकॉम तृतीय सेमेस्टर में जो आपका कंपनी अधिनियम है, इंडियन कंपनी एक्ट की 4th यूनिट, उसमें डायरेक्टर्स और कंपनी सभाएं मुख्य रूप से आपके कोर्स में हैं, तो डायरेक्टर्स के बारे में आज हम आपसे चर्चा करेंगे और कल हमारा ही लेक्चर रहेगा कंपनी की सभाओं के बारे में। सभी विद्यार्थियों से मेरा एक अनुरोध है कि मेरे लेक्चर के बाद आप अपने प्रश्न जरूर रखें, लेकिन लेक्चर से संबंधित ही आप प्रश्न रखें, क्योंकि जो टॉपिक है वो काफ़ी बड़ा रहता है। 50 मिनट में हर चीज़ की विस्तृत जानकारी देना संभव नहीं होती है। कोशिश हम लोगों की ये रहती है कि आपको अधिक से अधिक चीज़ों के बारे में हम बता सकें। मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि यदि कोई टॉपिक जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं और समयाभाव के कारण हमसे इंटरेक्शन नहीं हो पाता है, आपके महाविद्यालय में सम्मानीय जो शिक्षक गण हैं वो भी हमारे ही साथी हैं, उनसे आप उसके बारे में ज़रूर डिस्कशन करें। अगर कोई टॉपिक डिस्कशन से यहाँ पर अधूरा रह जाता है तो मेरा अनुरोध है कि आप अपने शिक्षक जो आपके महाविद्यालय में पदस्थ हैं उनसे ज़रूर पूछिएगा उसके बारे में। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा, जिसमें हम मुख्य रूप से डायरेक्टर्स, संचालकों के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। जो महत्वपूर्ण बिंदु रहेंगे आज के लेक्चर के, उसमें संचालकों की परिभाषा कि संचालक कौन होता है, संचालकों की स्थिति, पोजीशन ऑफ डायरेक्टर्स, संचालकों की नियुक्ति कैसे होती है, संचालकों की योग्यताएं और अयोग्यताएं कौन कौन सी हो सकती हैं, कैसे संचालकों को हटाया जा सकता है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, संचालकों का पारिश्रमिक क्या हो सकता है उसके बारे में भी हम आपसे चर्चा करेंगे, और संचालकों के अधिकार, कर्तव्य और दायित्व क्या होते हैं उनके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। ये हमारे आज के लेक्चर के मुख्य बिंदु रहेंगे। सबसे पहले हम आपसे चर्चा करें कि संचालक होता कौन है। आप लोगों ने प्रथम द्वितीय इकाई में पढ़ा होगा कि इंडियन कंपनी एक्ट में कंपनी क्या है, अंशधारी कौन होते हैं। संक्षिप्त में, जब कंपनी अपनी पूंजी एकत्रित करने के लिए अंशों का निर्गमन करती है, तो जो व्यक्ति कंपनी के अंश खरीदते हैं वह व्यक्ति, चाहे उसके पास एक अंश हो चाहे 1000 अंश हो, वह व्यक्ति कंपनी का अंशधारी हो जाता है। विस्तृत रूप से आपने पढ़ा होगा। जो व्यक्ति कंपनी के अंशधारी होते हैं उन्हीं में से संचालकों का चयन किया जाता है। संचालक की परिभाषाओं में हम देखें तो अंशधारी कंपनी के प्रबंध का अधिकार प्रजातांत्रिक आधार पर अपने द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों को सौंप देते हैं। इन प्रतिनिधियों को संचालक कहते हैं और सामूहिक रूप से वो संचालक मंडल कहलाते हैं, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जिसको अपन कहते हैं। इसका आशय ये हुआ कि जो सबसे पहले तो संचालक कहाँ से चुने जाएंगे, संचालक मुख्य रूप से अंशधारियों में से ही चुने जाते हैं। इसमें एक शब्द आया है प्रजातांत्रिक आधार पर। प्रजातांत्रिक आधार पर का मतलब होता है, जिस प्रकार आपने देखा होगा कि हमारे देश में जब सरकार का गठन होता है तो प्रजातांत्रिक ढंग से होता है। वोटिंग करती है और वोटिंग के बाद अपने विधायकों और सांसदों को चुनती है, और वह उन विधायकों और सांसदों में से
मंत्रिमंडल का चुनाव होता है, या मुख्यमंत्री का चुनाव होता है, या प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, और उसी में से मंत्रिपरिषद चुनी जाती है। उसको बोलते हैं प्रजातांत्रिक ढंग से। यहां पर भी वैसा ही सिस्टम होता है। अंशधारियों में से, कंपनी के जो अंशधारी होते हैं उसमें से संचालकों का चुनाव किया जाता है, ठीक है ना। और जब वह संचालक चुने जाते हैं, जिस कंपनी में जिस प्रकार की व्यवस्था होती है, 3, 5, 11 संचालक जो चुने जाते हैं, तो वो पूरा जो संचालक होता है उस संचालक के समूह को संचालक मंडल कहते हैं। तो स्पष्ट हुआ कि अंशधारी कंपनी के प्रबंध का अधिकार प्रजातांत्रिक आधार पर अपने द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों को सौंप देते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, जो अंशधारी होते हैं वो हजारों की संख्या में हो सकते हैं। समस्त अंशधारी कंपनी की सामान्य कार्यकाज को नहीं देख सकते हैं, इसलिए कंपनी के प्रतिनिधि कंपनी के अंशधारी चुन लेते हैं। वही प्रतिनिधि, चुने हुए प्रतिनिधि कंपनी के संचालक कहलाते हैं, जो कंपनी की सामान्य क्रियाओं को देखते हैं, संचालन करते हैं, और इनको ही संचालक कहते हैं, और पूरे समूह को संचालक मंडल कहते हैं, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं। ये हुआ संचालक से आशय। एक परिभाषा दी गई है वेबस्टर शब्दकोश में, जिसमें कहा गया है कि संचालक का आशय ऐसे व्यक्ति से है जो कंपनी का प्रबंध करने के लिए नियुक्त किया जाता है। जैसा मैंने शुरुआत वाले उसमें बताया आपको कि कंपनी की प्रबंध व्यवस्थाओं का संचालन करने के लिए अंशधारी अपने में से ही कुछ व्यक्तियों का चुनाव करते हैं। वह व्यक्ति संचालक होते हैं, और व्यक्ति सामान्य रूप से कंपनियों के गतिविधियों का संचालन करते हैं, लेकिन वह संचालक समस्त अंशधारियों के प्रतिनिधि होते हैं। ये तो हमने देखा कि संचालक कौन होता है, संचालक से क्या आशय है। अब हम देखें कि वो अंशधारियों में से ही चुन के आते हैं संचालक, तो उनकी पोजीशन क्या होती है, उनकी स्थिति क्या होती है। तो जो संचालक होता है वो एज एजेंट होता है, कंपनी का एजेंट के रूप में भी होता है, प्रन्यासी या ट्रस्टी के रूप में भी हो सकता है, विश्वासाश्रित स्थिति भी होती है उसकी, और प्रबंध साझेदार के रूप में भी वो हो सकता है। आपसे परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं कि संचालकों की स्थिति के बारे में आप स्पष्ट कीजिए, तो उसमें जैसा कि मैंने इस पे डला हुआ है कि एजेंट के रूप में भी संचालक होता है, प्रन्यासी के रूप में भी होता है, विश्वासाश्रित स्थिति भी होती है उसकी, और प्रबंध साझेदार के रूप में भी होता है। आपने पढ़ा होगा एजेंसी के अनुबंध में नियोक्ता और एजेंट। इसको हम संचालकों को एजेंट के रूप में भी, एजेंट भी कह सकते हैं उस कंपनी का। क्यों? क्योंकि वह कंपनी की ओर से कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है, जिसको कि अंशधारियों ने बनाया है, चुना है। तो कंपनी की ओर से वह कार्य करता है। जैसा आपने एजेंसी अनुबंध में देखा होगा कि प्रत्येक एजेंट अपने नियोक्ता की ओर से कार्य करता है, और उसके द्वारा किया गया कार्य नियोक्ता का माना जाता है। यहां पर भी लगभग वैसी ही स्थिति होती है। तो कहीं कहीं एजेंट के रूप में भी संचालकों की स्थिति होती है, अर्थात वह कंपनी की ओर से कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है, और वह उसके द्वारा किया गया कार्य कंपनी की ओर से किया गया कार्य माना जाता है। क्लियर? तो एज ए एजेंट भी हम उसको मान सकते हैं। प्रन्यासी के रूप में, प्रन्यासी का मतलब होता है ट्रस्टी। सामान्य रूप से क्या होता है कि जहां पर कि जो संचालक होते हैं उनके अधिकार क्षेत्र में जो चीजें होती हैं सामान्य रूप से वह उसका मालिक समझा जाता है। वैसे तो पूरी संपत्तियों का मालिक कंपनी होता है, लेकिन चूंकि चुने हुए व्यक्तियों का भी कुछ दायित्व होता है, तो वो जो एज ए ट्रस्टी भी उसको माना गया है, ठीक है। और उसके अधिकार क्षेत्र में जो कार्य होता है, उसके अधिकार क्षेत्र में जो संपत्तियां होती हैं, उसका वह सामान्य रूप से उस समय मालिक समझा जाता है, अर्थात उसका एज ए ट्रस्टी के रूप में भी उसकी स्थिति मानी गई है। चूंकि ये लॉ का है, लॉ का सब्जेक्ट है, इसमें कई स्थितियां ऐसी भी होती हैं कि जहां पर कि विभिन्न न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णयों के आधार पर भी उसकी स्थिति प्रभावित हुई है। लेकिन ये सामान्य रूप से हम आपसे वर्णन कर रहे हैं कि एक एजेंट के रूप में भी उसकी स्थिति हो सकती है, एक प्रन्यासी के रूप में भी उसकी स्थिति हो सकती है।
विश्वास आश्रित स्थिति, जैसा कि हम पढ़ते हैं कॉमर्स के विद्यार्थी कि पूरा जो व्यापार होता है वो पूरा विश्वास पर आधारित होता है। कंपनियों में जो अंशधारी होते हैं वो अपनी ओर से अपने संचालकों का चयन करते हैं। प्रत्येक संचालक का ये दायित्व होता है कि वह कंपनी के हित में कार्य करे। ये तो निश्चित स्थिति है कि विश्वास आश्रित स्थिति तो उसकी है कि विश्वास पर आधारित उसका कार्य होता है। तो प्रत्येक संचालक की स्थिति विश्वास आश्रित स्थिति होती है। ये तो हर संचालक का यह दायित्व होता है कि वह कंपनी के प्रति अपना विश्वास को बनाए रखे, कंपनी के हित में वह कार्य करे, अंशधारियों के हित में कार्य करे, प्रबंध साझेदार के रूप में कार्य। इसका मतलब ये है कि प्रत्येक संचालक एक जो कंपनी का प्रबंधकीय हिस्सा होता है उसका एज ए वो साझेदार होता है। मतलब उसमें एक कार्य करने के लिए वो अधिकृत किया जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जितना मैनेजमेंट सिस्टम होता है उसमें एज ए वो पार्टनर भी होता है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बार बार बता रहा हूं कि ये एक्ट है, लॉ है, विभिन्न न्यायालयों द्वारा दिए गए जो निर्णय होते हैं उनके आधार पर भी इनकी स्थितियां प्रभावित होती हैं। तो सामान्य रूप से हम उसको संचालकों की स्थिति को कह सकते हैं कि वो एजेंट के रूप में भी होता है, प्रन्यासी के रूप में भी होता है, विश्वास आश्रित स्थिति होती है उसकी, और प्रबंध साझेदार के रूप में भी वह कार्य करता है। ये होता है संचालकों की स्थिति। अब हम देखते हैं कि संचालकों की नियुक्ति कैसे होती है। जैसा अपन ने पढ़ा कि संचालकों को अंशधारियों में से ही चुना जाता है, ठीक है। आपने कंपनी एक्ट में प्रथम दूसरी इकाई में कंपनी के सीमा नियम, पार्षद अंतर नियम, प्राविवरण, इनके बारे में अध्ययन किया होगा। आप भली भांति पार्षद सीमा नियम के बारे में पढ़ा होगा, पार्षद सीमा नियम की क्या विषय वस्तु होती है, अंतर नियम क्या होते हैं, प्राविवरण क्या होते हैं, इन सब के बारे में आपने अध्ययन किया होगा। तो संचालकों की नियुक्ति में हम देखें कि सीमा नियम के हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा प्रथम संचालकों की नियुक्ति, अर्थात आपने पार्षद सीमा नियम में पढ़ा होगा कि पार्षद सीमा नियम कंपनी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रलेख होता है। जब कंपनी की स्थापना होती है तो उसमें पार्षद सीमा नियम बनाया जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि पार्षद सीमा नियम की जो अपन विषय वस्तु को देखते हैं कि पार्षद सीमा नियम में कंपनी का नाम, वाक्य नाम लिखा जाता है, उद्देश्य लिखे जाते हैं, ठीक है ना, कंपनी का रजिस्टर्ड कार्यालय, पूंजी कितनी होगी, ये सब का वर्णन होता है। तो सीमा नियम के हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा प्रथम, अर्थात सीमा नियम पर जो हस्ताक्षर करते हैं सामान्य रूप से जो प्रमोटर्स होते हैं, प्रवर्तक होते हैं कंपनी के, उस समय जो सीमा नियम पर हस्ताक्षर करते हैं वह प्रथम संचालकों की नियुक्ति करते हैं, ठीक है। कभी कभी साधारण सभा में कंपनी द्वारा संचालकों की नियुक्ति, हम जब इसकी कंपनी की सभाओं के बारे में आपसे वर्णन करेंगे, पढ़ेंगे, तो उसमें देखा जाता है कि कभी कभी कंपनी की सभाओं में भी संचालकों की नियुक्ति की जाती है। संचालक कौन बनेगा, किस प्रकार से बनेगा, तो कंपनी की साधारण सभाओं में भी, जो साधारण सभाएं वर्ष में होती हैं कंपनी की, उसमें भी संचालकों की नियुक्ति होती है, उसमें भी की जाती है, ठीक है। तो सीमा नियम के हस्ताक्षरकर्ताओं के द्वारा प्रथम संचालकों की नियुक्ति होती है। उसके तदुपरांत साधारण सभा में भी संचालकों की नियुक्ति हो सकती है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार संचालकों की नियुक्ति। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का मतलब होता है, कई बार देखा गया होता है कि कई अंशधारी ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत कम शेयर्स होते हैं, बहुत अल्पसंख्यक जिनकी स्थिति होती है, कई बहुसंख्यक होते हैं, ठीक है, जिनके पास बहुत सारे शेयर्स होते हैं। तो जैसे कि आप आगे जाके जब फर्स्ट यूनिट में पांचवी इकाई में पढ़ेंगे आप अल्पसंख्यकों के अधिकार और बहुसंख्यक अंशधारियों के अधिकार, ठीक है, तो उसमें आप पाएंगे कि अल्पसंख्यक जो अंशधारी होते हैं जिनके पास बहुत कम संख्या में, उनका शोषण ना हो,
तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार संचालकों की नियुक्ति हो सकती है कि जिनके पास कम शेयर्स हैं वहां से भी एक सिस्टम को बना दिया जाता है कि कुछ संचालक वहां से भी चुन लिए जाते हैं और जिनके पास बहुसंख्यक बहुत सारे शेयर होते हैं उनमें से भी कुछ का चुनाव हो सकता है, होता है, जिससे कि अल्पसंख्यक जिनके पास में बहुत कम शेयर्स हैं उनका शोषण ना हो। तो कंपनी के एक्ट में यह व्यवस्थाएं की गई हैं कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अर्थात अनुपातिक प्रोपोर्शनेट रेशो में हम हर जगह से संचालकों को ले लें। संचालक मंडल द्वारा संचालकों नियुक्ति, ये देखिए जैसे मान लीजिए प्रथम संचालक की नियुक्ति हुई जो कि सीमा नियम के हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा हुई, फिर संचालक मंडल बना दिया। उसमें से फिर क्या होता है कि हर साल कुछ संचालक रिटायर होते रहते हैं तो उनके स्थान पर फिर बचे हुए संचालक मंडल के द्वारा संचालकों की नियुक्ति हो सकती है। ठीक है, तो ये हमने देखा कि संचालकों की नियुक्ति कैसे होती है। अब देखते हैं कि संचालकों की योग्यता और अयोग्यताएं क्या होती हैं। सामान्य रूप से कंपनी एक्ट में व्यवस्थाएं की गई हैं कि सामान्य रूप से कंपनी में जो संचालक नियुक्त होता है वह स्वस्थ मस्तिष्क का हो, अर्थात हम लॉ में पढ़ते हैं, बिजनेस लॉ में भी पढ़ा कि अनुबंध वही व्यक्ति कर सकता है जो स्वस्थ मस्तिष्क का हो। ठीक है, अर्थात पागल ना हो, उसमें सोचने समझने की शक्ति हो। तो कम से कम संचालक ऐसा होना चाहिए कि स्वस्थ मस्तिष्क का होना चाहिए, उसको दिवालिया घोषित न किया गया हो। कई बार वह कोर्ट न्यायालय के द्वारा दिवालिया घोषित कर दिया जाता है तो वह व्यक्ति दिवालिया घोषित ना हो, किसी न्यायालय के द्वारा उसको सजा ना दी गई हो। तो सामान्य रूप से में जो व्यवसाय के सिद्धांत होते हैं कि जो व्यक्ति व्यवसाय करता है, जो संचालक होता है, वह स्वस्थ मस्तिष्क का हो, दिवालिया घोषित ना हो, किसी न्यायालय द्वारा सजा न दी गई हो। अब हम इन्हीं को अयोग्यताएं में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं कि अर्थात जो व्यक्ति पागल है वो अयोग्य है उसके लिए, जिसको दिवालिया घोषित कर दिया गया है वो इसकी अयोग्यता है, अगर किसी न्यायालय ने उसको सजा दी गई है तो वो अयोग्य है। ठीक है ना, तो योग्यताएं क्या हैं? स्वस्थ मस्तिष्क का हो, दिवालिया घोषित ना हो, किसी न्यायालय द्वारा सजा ना दी गई हो। ठीक है, और अयोग्यताएं पागल होगा, अयोग्य होगा, दिवालिया घोषित कर दिया गया होगा, अयोग्य होगा, किसी न्यायालय द्वारा अगर सजा दे दी गई होगी वो अयोग्य होगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सामान्य रूप से एक लॉ में, बिजनेस लॉ में जो एक अनुबंध के पक्षकारों में जो योग्यताएं होना चाहिए वह एक संचालक में भी होना चाहिए। कंपनी का अंशधारी हो, भाई संचालक कोई बाहरी व्यक्ति नहीं हो सकता है, संचालकों के लिए अंशधारी होना आवश्यक है। ठीक है, तो जैसा मैंने बताया कि संचालक अंशधारियों का रिप्रेजेंटेटिव होता है तो नेचुरली है कि वो अंशधारियों में से ही चुना जाएगा, तो उसका कंपनी का अंशधारी होना जरूरी है। अब लेकिन जैसा मैंने शुरू में चर्चा की, अंश कम भी हो सकते, ज्यादा भी हो सकते हैं। तो जैसे एक और चर्चा की, नियुक्ति करते समय जो प्रोपोर्शनेट कहना चाहिए कि उसमें से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पे भी हम संचालकों का चयन कर सकते हैं, तो उसका कंपनी का अंशधारी होना जरूरी है। अब बात आती है कि संचालकों को क्या हटा सकते हैं? बिल्कुल हटा सकते हैं। ठीक है ना, संचालकों को हटाया जा सकता है। अंशधारी संचालकों हटाया जाना, अंशधारियों द्वारा वो अपनी बैठक बुला के वास्तव उसमें वो अपना रिजोल्यूशन प्रस्ताव लाकर किसी संचालकों को वो बाकायदा हटा सकते हैं। केंद्रीय सरकार भी हटा सकती है अगर वो देखती है कि कोई संचालक अयोग्य हो गया है, अर्थात उसके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज हो गया है, किसी प्रकार से उसमें दिवालिया हो गया है, तो वो निश्चित रूप से केंद्र सरकार भी उसको हटा सकता है। ठीक है, क्यों? किसी भी कंपनी की स्थापना केंद्रीय सरकार द्वारा रजिस्ट्रेशन के उपरांत ही उसकी न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल कोर्ट भी संचालकों को हटा सकते हैं। ठीक है, अंशधारियों द्वारा बाकायदा वो अपनी अंशधारी की सभा बुलाकर एक रिजोल्यूशन पास करके संचालकों को हटा सकते हैं, लेकिन उसका उचित कारण होना चाहिए। केंद्रीय सरकार, बिल्कुल जैसा मैंने बताया कि यदि कोई संचालक अयोग्य हो जाता है, दिवालिया घोषित हो जाता है, किसी प्रकार के उसके ऊपर सजा हो जाती है, केंद्र सरकार या न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल या कोर्ट के द्वारा भी संचालकों को हटाया जा सकता है। संचालकों का पारिश्रमिक, सामान्य रूप से
संचालक कंपनी के कर्मचारी नहीं होते और इस कारण उन्हें अपनी सेवाओं के लिए पारिश्रमिक प्राप्त करने का गर्भित अधिकार नहीं होता है, अधिकार नहीं होता है। यद्यपि ऐसा अधिकार उस समय होता है जबकि कंपनी के अंतर नियमों में इसकी व्यवस्था हो, फिर भी संचालकों को उनकी सेवाओं के बदले फीस के रूप में पारिश्रमिक दिया जाता है। ठीक है, देखिए संचालक कंपनी के कर्मचारी नहीं होते, वो तो अंशधारियों में से चुने जाते हैं। इस कारण उन्होंने अपनी सेवाओं के बदले में पारिश्रमिक प्राप्त करने का कोई गर्भित अधिकार या स्पष्ट अधिकार प्राप्त नहीं होता है। लेकिन अगर मान लीजिए अंतर नियमों में कोई व्यवस्थाएं हो गई, देखिए आपने पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियमों को पढ़ा है। पार्षद अंतर नियमों में कंपनियों के संचालन की पूरे के पूरे नियम लिखे रहते हैं कि कंपनियों का संचालन किस प्रकार से होना है। तो अगर मान लो कंपनियों के अंतर नियमों में ऐसी व्यवस्था की गई कि कुछ ना कुछ संचालकों का पारिश्रमिक होना चाहिए, तब वो बात अलग है। लेकिन स्पष्ट कंपनी एक्ट में ऐसा नहीं कि देना ही है उनको। कई कंपनीज ऐसी होती हैं कि जिनमें अंतर नियमों में उनके पारिश्रमिक के संदर्भ में कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं होती है। ठीक है, अन्य सुविधाएं दी जा सकती हैं उसको, ठीक, कि संचालकों को भाई कंपनी की ओर से कोई आवास की सुविधा दी जाए या कोई आने जाने के लिए वाहन दिया जाए, ये बात अलग है। लेकिन उनके लिए कोई पारिश्रमिक की व्यवस्था अगर कंपनी के अंतर नियमों में है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में है, तब तो ठीक है, अन्यथा उसके लिए कोई ऐसी पारिश्रमिक प्राप्त करने का उसका स्पष्ट या गर्भित अधिकार नहीं होता है। ठीक है, लेकिन अंतर नियमों में व्यवस्थाएं हो सकती हैं, उनके लिए एक निर्धारित फीस देने की व्यवस्था हो सकती है, एक जो भी पारिश्रमिक अंतर नियमों में तय किया गया है तो वो उनको दिया जा सकता है, लेकिन प्राप्त करने का उनका कोई स्पष्ट मौलिक गर्भित अधिकार नहीं होता है। अंतर नियमों में यदि व्यवस्था की गई है तो उन्हें प्राप्त करने का अधिकार होता है। अब हम देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी भी कंपनी का प्रतिनिधित्व करता है अंशधारियों की ओर से, वह उसके व्यापार को, कंपनी के व्यापार को का संचालन करता है, तो निश्चित रूप से उसको तब तक वह अपने व्यापार का संचालन प्रॉपरली नहीं कर पाएगा जब तक कि उसको कोई अधिकार ना दिए जाए। तो अगर उसको अपने कंपनी का प्रॉपरली संचालन करना है तो संचालकों को कुछ अधिकार दिए जाते हैं। ठीक है ना, अधिकार के बाद उसके कर्तव्य भी होते हैं और कर्तव्य के बाद उसकी कुछ दायित्व भी होते हैं। ठीक है ना, इसमें हम देखेंगे सबसे पहले कि संचालकों के अधिकार होते क्या है। ठीक है, इसको हम देखेंगे कि सबसे पहले सामान्य अधिकार, जनरल राइट्स उसके क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला तो है सभा की सूचना प्राप्त करने का अधिकार। हम कल डिटेल में कंपनियों की सभाओं के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। तो सभा की सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्रत्येक संचालक को, ठीक है, कंपनी के सचिव के द्वारा, हम इसमें देखेंगे कि देखिए संचालक होता है, संचालक मंडल होता है, उन्हीं में से प्रबंध संचालक होता है। ठीक है, प्रबंध संचालक संचालकों में से चुना जाता है। जैसे आपने देखा कि मान लीजिए किसी कंपनी के 11 संचालक हैं, ठीक है, 11 संचालकों के समूह को संचालक मंडल कहा जाएगा। और कंपनी की व्यवस्था, अब 11 व्यक्ति, जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति प्रतिदिन प्रति दिवस उपलब्ध हो, तो उस अपने में से वह प्रबंध संचालक की नियुक्ति कर देते, मैनेजिंग डायरेक्टर की नियुक्ति करता है। ठीक है, तो वह सभी अंशधारियों का, समस्त संचालक मंडल का प्रतिनिधित्व करता है और कंपनी के डे टू डे कार्यों को वह संचालन करता है। ठीक है, तो इन्हीं संचालकों में से प्रबंध संचालक भी होता है। अब प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक संचालक को कंपनी सचिव की ओर से, हर कंपनी में एक सचिव होता है, सेक्रेटरी होता है, प्रत्येक सचिव की ओर से सभा की सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। अगर मान लीजिए वो किसी भी प्रकार की सभा हो, चाहे वो साधारण सभा हो, चाहे वो असाधारण सभा हो, चाहे वो वैधानिक सभा हो, किसी भी प्रकार की सभा हो, तो प्रत्येक संचालक को उस सभा की सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक है, लेखा पुस्तकों को देखने का अधिकार, हर कंपनी को अपनी प्रॉपरली लेखा पुस्तकें रखना उसका कर्तव्य है। ठीक है, प्रत्येक संचालक को उसके द्वारा कंपनी की प्रत्येक लेखा पुस्तकों को देखने का अधिकार है। ठीक है,
देखने का अधिकार है, अर्थात वह जो भी उसकी अकाउंट्स हैं वो प्रॉपरली प्रत्येक बुक को देख सकता है, प्रत्येक संचालक को, ठीक है ना, देखने का उसको अधिकार होता है। अधिकारियों पर नियंत्रण रखने का अधिकार। अब जैसे क्या होता है कि कभी कभी प्रत्येक संचालक हर दिन कंपनी की गतिविधियों में भाग नहीं ले पाता है, तो उनकी ओर से प्रबंध संचालक की नियुक्ति की जाती है। तो प्रबंध संचालकों को भी और समस्त संचालकों को अधिकारियों पर नियंत्रण, अर्थात जो कंपनी के कर्मचारी हैं, जो कंपनी के अधिकारी हैं, उन पर नियंत्रण रखने का अधिकार है, ठीक है। ये तो हुए एक सामान्य अधिकार जिनको अपन कह सकते हैं। अब विशेष अधिकारों में देखें अपन, ऋण पत्रों का निर्गमन करना, और प्रत्येक संचालक मंडल अपनी सभाओं में ये तय कर सकते हैं, उनको अधिकार है कि हम यदि मान लीजिए हमें पूंजी की आवश्यकता है, मार्केट से और पूंजी हमें एकत्रित करना है, तो वह ऋण पत्रों का भी निर्गमन कर सकते हैं। जैसा आपने देखा होगा कि जब हम पूंजी की व्यवस्थाएं जुटाते हैं, पूंजी जुटाते हैं, तो अंशों को निर्गमित करके, बैंकों से ऋण लेके, ऋण पत्रों का निर्गमन करके हम पूंजी जुटा सकते हैं। तो प्रत्येक संचालक अर्थात संचालक मंडल को यह अधिकार होता है कि ऋण पत्रों का निर्गमन करने का निर्णय ले सकते हैं कि ऋण पत्रों का निर्गमन करके पूंजी को एकत्रित किया जाए। तो यह अधिकार किसका होता है? संचालकों का अधिकार होता है। अंशधारियों से बकाया मांगना, कभी कभी क्या होती है, मान लीजिए देखिए, पूंजी एकत्रित करने के लिए ऋण पत्रों का निर्गमन करने का अधिकार संचालकों को होता है, अंशों को निर्गमन करने का अधिकार संचालकों को होता है, लेकिन बाकायदा इसका एक सिस्टम होता है कि उन्हें अपनी सभाओं में उसको जो भी उन्हें कार्य करना है, सबसे पहले वो प्रस्ताव पास करना पड़ता है कि हमें कितनी पूंजी की आवश्यकता है, तो ऋण पत्र कितने निर्गमन करना है, अंश कितने निर्गमन करना है, ये रिजोल्यूशन पास होता है और फिर वो कार्य रूप में परिणत होता है। कभी कभी क्या होता है कि अंशधारियों से अगर कुछ पेमेंट बकाया रहता है, तो वह अंशधारियों से, जिसको कि हम बकाया याचना कहते हैं, ठीक है, उनको मांगने का अधिकार प्रत्येक संचालक को होता है। अन्य प्रकार से ऋण प्राप्त करने का अधिकार, जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि प्रत्येक कंपनी का संचालन करने के लिए जब वो पूंजी एकत्रित करते हैं, तो ऋण पत्रों के माध्यम से, अंशों के माध्यम से या अन्य फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से ऋण लेकर भी वो अपनी पूंजी की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। बैंकों से या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से वो ऋण प्राप्त कर सकते हैं। ये भी एक संचालकों के अधिकारों, विशेष अधिकारों में आता है। कंपनी के कोषों का विनियोग करना, इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स ऑफ कंपनी। कंपनी के पास जब बहुत सारी पूंजी एकत्रित हो जाती है या लाभ हो जाता है, तो कभी कभी कंपनी उसके फंड का विनियोजन भी करती है। कहां करना है विनियोजन, कितना करना है विनियोजन, इसका निर्णय संचालक मंडल ले सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि प्रत्येक संचालक जो भी निर्णय लेते हैं, केवल सिंगल नहीं, उनको संचालक मंडल बाकायदा अपनी बैठकों में प्रस्ताव पास करेंगे कि हमें कितनी धनराशि का विनियोजन करना है, कितनी राशि हमको पूंजी के रूप में ऋण पत्रों से एकत्रित करना है, कितनी शेयर्स के माध्यम से एकत्रित करना है, कितना हमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेना है, और हमारे पास जो फंड है उसका हमको कहां कहां विनियोजन करना है। यह सामूहिक रूप से वो निर्णय लेते हैं। जब सामूहिक रूप से सर्वसम्मति से वो निर्णय ले लिया जाता है, तब वो कार्य रूप में परिणत होता है। उसका एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम के अनुसार प्रत्येक संचालक अर्थात संचालक मंडल को कार्य करना पड़ता है। ये उसके विशेष अधिकार होते हैं। तो हमने देखा संचालकों में कुछ सामान्य अधिकार होते हैं और उनके कुछ विशेष अधिकार होते हैं। अधिकारों की जब बात होती है, तो संचालक मंडल के जो अधिकार हैं, उनके साथ साथ उनके कुछ कर्तव्यों का भी कंपनी एक्ट में व्यवस्थाएं दी गई हैं, अर्थात उनके कुछ ना कर्तव्य भी होते हैं। अब कर्तव्यों में सबसे पहले हम ये देखें कि उसके वैधानिक कर्तव्य क्या है। सर्वप्रथम यह देखना संचालकों का कर्तव्य है कि प्राविवरण में कोई मिथ्या कथन ना दिया गया हो। आपने पढ़ा होगा
कि प्राविवरण क्या होता है। इसी विषय की दूसरी या पहली दूसरी इकाई में पार्षद सीमा नियम, पार्षद अंतर नियम और प्राविवरण, जिसको प्रॉस्पेक्टस कहते हैं, उसके बारे में आपने पढ़ा है कि प्रॉस्पेक्टस होता क्या है। अर्थात जब कंपनी की अंश पूंजी, अंशों का निर्गमन किया जाता है, अंश पूंजी एकत्रित की जाती है, तो प्राविवरण के माध्यम से वो प्राविवरण एक ऐसा विवरण होता है जिसमें कंपनी की पूरी जानकारी दी रहती है। मुख्य कार्यालय कहां पर है, उसकी पूंजी अधिकृत कितनी है, क्या उसकी टर्म्स एंड कंडीशन है, ये पूरी पब्लिक को बताई जाती है उस विवरण के, उस प्रॉस्पेक्टस के माध्यम से, जिसको पढ़कर एक सामान्य व्यक्ति कंपनी में अंश खरीदने के लिए आवेदन करता है। कंपनी के संचालकों का यह दायित्व होता है कि वह देखे कि जो प्राविवरण जारी किया गया है उसमें भी किसी भी प्रकार का मिथ्या कथन नहीं होना चाहिए, कोई झूठा विवरण नहीं दिया जाना चाहिए। अगर कोई झूठा विवरण दिया जाता है तो सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की होती है। ध्यान रखिएगा कि प्राविवरण में कंपनी की ओर से प्रत्येक संचालक का यह कर्तव्य होता है, वैधानिक कर्तव्य है कि उसको यह चेक करना प्राविवरण जारी होने के पहले, प्रॉस्पेक्टस जारी होने के पहले, तो उसमें कोई मिथ्या कथन या झूठी जानकारी ना दी गई हो। प्रथम वैधानिक कर्तव्य है उसका। दूसरा है यह देखना कि व्यवसाय प्रारंभ करने की समस्त औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। अर्थात जब कंपनी का समामेलन होता है, जैसा आपने देखा होगा कई प्राइवेट कंपनीज समामेलन के तुरंत बाद अपना व्यवसाय प्रारंभ कर सकते हैं। पब्लिक कंपनी के लिए समामेलन के उपरांत व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र लेना जरूरी होता है। तो प्रत्येक संचालकों का यह कर्तव्य है कि वह देख ले कि व्यवसाय प्रारंभ करने के पूर्व पूरी औपचारिकताएं, अर्थात पूरी जो भी कार्रवाइयां हैं वो पूरी कर ली गई हैं कि नहीं कर ली गई हैं। यह भी प्रत्येक संचालकों का कर्तव्य होता है। सभाएं बुलाने की व्यवस्था करना। सामान्य रूप से जो कंपनी की सभाएं होती हैं, चाहे वो संचालक मंडल की सभाएं हों, चाहे वो अंशधारियों की सभाएं हों, ठीक है, चाहे वो ऋण पत्रधारियों की सभाएं हों, चाहे वो लेनदारों की सभाएं हों, इनकी सभाओं की व्यवस्था, सभाएं बुलाने की व्यवस्था करने की भी जिनकी ड्यूटीज है वो भी संचालकों की होती है। ठीक है, पूरी व्यवस्थाएं कंपनी सेक्रेटरी करता है, लेकिन यह उसकी पूरी व्यवस्थाएं क्या करना है, कैसे करना है, निर्देशन तो डायरेक्टर्स ही देंगे। तो वह कंपनी की सभाएं बुलाने की व्यवस्था पूरी करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? संचालकों की होती है। यह उसका वैधानिक कर्तव्य है। लाभांश की घोषणा करना। संचालक मंडल ये निर्णय लेते हैं अपनी सभाओं में कि हमें इस वर्ष अपने अंशधारियों के लिए कितने प्रतिशत लाभांश देना है। ठीक है, तो लाभांश का निर्णय वो अपनी संचालक मंडल अपनी बैठकों में तय करते हैं। ये भी उसके कर्तव्य में है कि लाभांश की घोषणा करना है उनको, लेकिन ये निर्भर करेगा कि लाभांश देने की स्थिति में वो है कि नहीं है। लेकिन ये भी उनके कर्तव्यों में आता है कि वह देखें कि कंपनी के किस प्रकार लाभ की स्थिति है, क्या लाभांश दिया जा सकता है। तो लाभांश की घोषणा करने का वैधानिक कर्तव्य भी एक संचालकों का होता है। अंकेक्षण कराना। प्रत्येक संचालक का दायित्व होता है कि कंपनी की जो लेखा पुस्तकें रखी गई हैं उचित समय पर, जो भी वर्ष की समाप्ति जब भी उसकी होती है, जैसे मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर है, तो 31 मार्च तक वह जो भी कंपनी के ऑडिटर्स हैं उनके द्वारा अंकेक्षण वो प्रॉपरली कराए। ठीक है, ये भी संचालकों का कर्तव्य है। संचालक मंडल की सभा बुलाना। सभी संचालक आपस में तय करते हैं कि समय समय पर संचालक मंडल की सभाएं भी होते रहना चाहिए। ये भी संचालकों का कर्तव्य है। अभिलेखों को सुरक्षित रखना। जो रिकॉर्ड्स हैं वो सुरक्षित रखें, विधिवत रखे गए हों। ठीक है, जितने भी, चाहे वो अकाउंटिंग के रिकॉर्ड हों, चाहे वो स्टॉक से संबंधित रिकॉर्ड हों, ये संचालकों का देखने का कर्तव्य है कि जितने भी अभिलेख हैं, जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, वो प्रॉपरली कंपनी के पास रखे जाना चाहिए। ये उसके वैधानिक कर्तव्य थे। कुछ कर्तव्य ऐसे होते हैं जो अंतर नियमों के अधीन उनके होते हैं। अर्थात
ऐसे कोई वर्णित नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई वर्णन किया गया अंतर नियमों में कि संचालकों का कर्तव्य है, ये भी कर्तव्य है, ठीक है, तो अगर मान लीजिए कोई ऐसे कर्तव्य अंतर नियमों में वर्णित कर दिए गए हैं, ठीक है, तो वह भी उनको पूरा करना पड़ेगा। एजेंसी और प्रन्यास संनियम के अधीन कर्तव्य, कभी कभी ये भी होता है कि मान लीजिए जो अगर कंपनी, जैसा हमने देखा कि कंपनी संचालकों की स्थिति में वह कंपनी का एजेंट भी होता है, प्रन्यासी भी होता है, तो प्रत्येक जो ट्रस्टी का कर्तव्य होता है, ठीक, प्रत्येक एजेंट का जो कर्तव्य होता है वो समस्त संचालकों के होंगे। जैसे आपने देखा होगा कि एक एजेंट का प्रधान के प्रति कर्तव्य होता है, एक ट्रस्टी का अपने ट्रस्ट के प्रति कर्तव्य होता है, तो जो वो कर्तव्य वो होंगे वो यहां पर डायरेक्टर्स के भी होते हैं। क्यों कि डायरेक्टर्स कंपनी का एजेंट होता है, डायरेक्टर्स कंपनी का ट्रस्टी होता है, तो ट्रस्टी के प्रन्यास उसके अधिनियम में जो एक ट्रस्टी के कर्तव्य होते हैं, एजेंसी के अनुबंध में जो एक एजेंट के कर्तव्य होते हैं, वह इनके भी वो कर्तव्य होते हैं, ठीक है। तो अधिकारों के साथ साथ कंपनी के डायरेक्टर्स के कर्तव्यों को भी चिन्हित किया गया है। तीसरे पक्षकारों के प्रति कर्तव्य, देखिए कंपनी का जो संचालक होता है, वैधानिक कर्तव्य होते हैं, वह कंपनी के अन्य, जैसे मान लीजिए तीसरे पक्षकार भी होते हैं, और वो भी उनके प्रति भी संचालकों का या संचालक मंडल का कर्तव्य होता है। प्राविवरण में असत्य कथन के लिए दायित्व। अब हम ये देखें कि लायबिलिटीज ऑफ डायरेक्टर्स, कुछ दायित्व तो कर्तव्य लगभग एक जैसे हैं। प्राविवरण में असत्य कथन के लिए दायित्व, अगर मान लीजिए प्राविवरण में, जैसा मैंने आपको शुरू में दिखाया, पढ़ा अपन ने कि एक संचालक के कर्तव्य होता है कि प्राविवरण में कोई असत्य कथन ना दिया गया हो, ठीक है, और अगर दिया है उसने, ठीक है, तो उसकी लायबिलिटीज कंपनी अधिनियम में तय की गई है। नियमों के विरुद्ध अंश आवंटन हेतु दायित्व, अगर मान लीजिए जितना अगर कोई अंशों का आवंटन नियम विरुद्ध कर दिए गए हैं, तो वहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी तय किसकी की जाएगी? संचालकों की होगी। नियम के विरुद्ध ऋणपत्र आवंटन हेतु दायित्व, अगर मान लिए नियमों के विरुद्ध अगर उसको कोई ऐसे ऋणपत्रों का आवंटन कर दिया गया है जो कि गलत है, तो लायबिलिटीज तय किसकी होगी? संचालकों की होगी, ठीक है। कंपनी के प्रति दायित्व, तीसरे पक्षकार के प्रति दायित्व, कंपनी के प्रति दायित्व, जैसे कपट के लिए दायित्व। अगर मान लीजिए हमने कंपनी जब स्थिति पड़ी डायरेक्टर्स की, तो उसमें एक विश्वासाश्रित स्थिति भी पड़ी है कि एक कंपनी का फेथफुल, कंपनी और संचालकों के बीच में एक विश्वास का संबंध होता है। अगर मान लीजिए धोखे से भी कोई कपट किया गया है संचालकों के द्वारा, उसकी लायबिलिटीज तय की, कितनी तय की जाएगी? ये हर कार्यों की अलग अलग कंपनी एक्ट में व्यवस्थाएं की गई हैं कि वह रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके ऊपर अर्थदंड लगाया जाए या सजा का प्रावधान हो। तो हर कार्यों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी के अनुसार सजा या अर्थदंड का प्रावधान किया गया है। यहां पर केवल हम ये देख रहे हैं कि कंपनी के प्रति उस किस किस चीज की उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रन्यास तोड़ने या विश्वास भंग के लिए दायित्व, अगर मान लीजिए प्रन्यास तोड़ा गया है, विश्वास भंग किया गया है, तो उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय की गई है। लापरवाही के लिए दायित्व, अगर मान लीजिए उसके द्वारा कोई लापरवाही की गई है, उसका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय की गई। कर्तव्य भंग के लिए दायित्व, जो कर्तव्य तय किए गए हैं उसका भी उसका दायित्व है। डिटेल जैसा मैंने आपको बताया क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, बहुत अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग प्रकार से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी होगी, उसके लिए दंड का क्या प्रावधान होगा, वो कंपनी एक्ट में बहुत विस्तृत लिखा हुआ है, जो कि यहां पर उतना हर चीज के बारे में डिटेल करने का समय नहीं है। केवल यहां पर पॉइंट ये दर्शाए गए हैं कि किन किन कार्यों के प्रति उसके दायित्व तय किए गए हैं। सापराधिक दायित्व, अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का पालन न करने पर सजा एवं अर्थदंड का प्रावधान किया गया है। कहने का तात्पर्य यह है, जैसा हमने कर्तव्य पढ़े संचालकों के और दायित्व पढ़े, ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर किसी भी संचालकों के द्वारा
कोई ऐसा कोई गलत कार्य कर दिया जाता है जिसका की रिस्पॉन्सिबिलिटी तय की गई है, प्रत्येक कार्यों की, प्रत्येक दायित्व की कंपनी अधिनियम में ये व्यवस्थाएं की गई हैं कि अगर उसने कोई गलत काम किया है तो उसका दोनों प्रकार के दंड की व्यवस्था की गई है। अर्थदंड तो लगाया ही जा सकता है और सजा का भी प्रावधान है। यहां पर चूंकि समय नहीं है कि हम प्रत्येक कार्यों का उसका कितनी सजा हो सकती है और कितना अर्थदंड हो सकता है कि वर्णन करें, लेकिन प्रत्येक डायरेक्टर्स का जो भी दायित्व तय किया गया है उसमें प्रत्येक दायित्व से अपराध है। अगर मान लीजिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का वो उल्लंघन करता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपरली नहीं करता है, तो जैसा मैंने अपने आपको बताया कि सजा और अर्थदंड दोनों का प्रावधान किया गया है कंपनी एक्ट में। अर्थदंड 5,000, 10,000 राशि हो सकती है, सजा 3 महीने, 6 महीने, 1 वर्ष की हो सकती है, लेकिन प्रत्येक कार्यों के लिए वह अलग अलग तय की गई है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब संचालकों को अधिकार सौंपे गए हैं तो उसके साथ साथ कर्तव्य भी हैं, दायित्व भी हैं। अगर उन दायित्वों का संचालक मंडल की ओर से उल्लंघन किया जाता है, किस प्रकार के दायित्व का उल्लंघन किया गया है, तो उसके लिए सजा या अर्थदंड दोनों की व्यवस्थाएं, दोनों में से कोई एक भी दी जा सकती है या दोनों भी दिए जा सकते हैं। अर्थदंड के साथ साथ सजा का भी प्रावधान है। तो ये कंपनी एक्ट में विस्तृत अलग अलग कि किस प्रकार के दायित्व का उल्लंघन किया, उसकी क्या सजा होगी, उसका क्या अर्थदंड होगा, कितना होगा, ये कंपनी एक्ट में विस्तृत वर्णन किया गया है। इस प्रकार मैंने आज आपसे पूरा संचालक के बारे में विस्तृत व्याख्यान मेरा रहा। अब मैं चाहूंगा कि आपकी यदि कोई जिज्ञासा हो, निवेदन ये है कि टॉपिक से संबंधित आप जरूर पूछें, प्रश्न उससे रिलेटेड हो। कई बार ये भी स्थितियां होती हैं कि प्रॉपर प्रश्न का यदि समाधान नहीं हो पाता है तो आप अपने विषय विशेषज्ञ आपके यहाँ भी हैं, सम्मानीय प्राध्यापक गण हैं, उनसे आप डिस्कशन जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर जो लेक्चर डिलीवर किया जाता है मुख्य बिंदुओं पर होता है, डिटेल में नहीं जा पाते हैं, उतना समय नहीं होता है। अब मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आपके मन में कोई जिज्ञासा है तो वो हमसे जरूर पूछें। जो भी संचालकों के संदर्भ में आपके मन में यदि कोई जिज्ञासा हो तो हमसे आप लोग जरूर पूछ सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है, हाँ पूछिए आप, माइक दें इनको। हरदा वाले हाथ खड़ा कर रहे हैं, हरदा में संख्या भी ज्यादा दिख रही मुझे। अगर आपके मन में कोई भी जिज्ञासा हो तो आप प्रश्न करें। हैं? हाँ, हरदा और भी जिसके भी मन में जिज्ञासा हो प्लीज आप प्रश्न मुझसे कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल पूरा का पूरा समझ में आ गया हो, जिज्ञासा कुछ नहीं बची है। बहुत अच्छी बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। मैं से संचालक नियुक्त हो सकता है क्या? कंपनियों के जो अंशधारी होते हैं तो अंशधारियों के अलावा क्या हम संचालकों को नियुक्त कर सकते हैं? बताएं आप। अंशधारियों को छोड़ के क्या हम किसी और व्यक्ति को संचालक नियुक्त कर सकते हैं? कोई भी जवाब दें, हाँ या ना में। संचालकों का चयन क्या अंशधारियों को छोड़ के बाहर से हो सकता है? यदि आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो मेरा प्रश्न है आप लोगों से
कि संचालकों का चयन क्या अंशधारियों के अलावा कहीं से और किया जा सकता है? बताएं कोई भी। कोई भी होशंगाबाद में बैठे हुए हैं, बताएं। मंडला से बताएं। अभी मैंने बताया था। हाँ बताएं बताएं, बताइए आप। नहीं हाँ हो जी, सकता। कहाँ नहीं हो से बोल, सकता। कहाँ से हरदा बोल से। रही हैं आप? कहाँ से खड़े होके बताएं। हरदा से। हाँ बताएं, हो सकती क्या? नहीं। फिर कहाँ से हो, क्यों नहीं हो सकती? कुछ तो बताएं आप। इसलिए क्योंकि नहीं कि, हाँ जी हाँ बोलें। क्योंकि अंशधारी होना आवश्यक है। अंशधारी होना आवश्यक है। अगर मान लीजिए उसके पास एक अंश हो और किसी के पास 100 अंश हो, तो कौन बनेगा संचालक? एक अंश वाला बनेगा कि 100 अंश वाला बनेगा? हैं? माइक को थोड़ा पास में लाएं, माइक को पास में लाके बात करें, मुझे सुनाई नहीं पड़ रहा है। कोई भी बन सकता है, कोई भी बन सकता है। जैसा अपन ने इसमें पढ़ा कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में ऐसा जरूरी नहीं है कि अंशों की संख्या के आधार पर संचालक नियुक्त नहीं होता है, उसमें उसका अंशधारी का होना जरूरी है। दूसरा प्रश्न करता हूं मैं, क्या पारिश्रमिक प्राप्त करने का उसको मौलिक अधिकार है क्या संचालकों को? बताएं कोई भी। पारिश्रमिक या वेतन प्राप्त करने का मौलिक अधिकार है क्या उसको? बताइए। हरदा में बहुत संख्या दिख रही है, हरदा वाले कुछ तो बताएं। बड़ा अच्छा लग रहा है कि हरदा में देखिए पूरी कुर्सियां भरी हुई। पन्ना से बताएं। होशंगाबाद। क्या प्रत्येक संचालकों को पारिश्रमिक प्राप्त करने का मौलिक अधिकार होता है क्या? सागर वाले बताएं। मैंने बताया था कि प्रत्येक संचालकों को प्राप्त करने का मौलिक अधिकार नहीं होता है, पारिश्रमिक प्राप्त करने का मौलिक अधिकार नहीं होता है, या किसी प्रकार का गर्भित अधिकार नहीं होता है। केवल अगर मान लीजिए अंतर्नियमों में व्यवस्थाएं की गई हैं, अंतर्नियमों में व्यवस्थाएं की गई हैं, तो उनका पारिश्रमिक दिया जा सकता है। ठीक है, तो अंतर्नियमों में उनको प्राप्त करने का मौलिक अधिकार, जैसे सरकारी कर्मचारियों को वेतन प्राप्त करने का मौलिक अधिकार है या उसको अधिकार है, काम करेगा तो सैलरी लेगा, लेकिन संचालकों को नहीं है। संचालकों को अगर मान लीजिए पारिश्रमिक देना है तो जो उसके अंतर्नियम है उसमें व्यवस्थाएं उसकी होना चाहिए। और किसी की ओर से कोई प्रश्न हो? किसी की भी ओर से, पार्टिसिपेंट्स की ओर से कोई भी प्रश्न हो तो वो पूछ सकता है। नहीं है किसी की ओर से? चलिए, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए।